नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं एक लंबी कविता का अंत। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने 2 भागों में ख़त्म किया है। हमने कल जहाँ से छोड़ा था आज वहाँ से पढ़ेंगे। एक लंबी कविता का अंत। यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आज के नवयुवकों में केवल धुआं शेष रह गया है और आग नहीं है। आग है और वह भीतर ही भीतर है। लेकिन नवयुवक पाता है कि आज उस आग की कोई कीमत नहीं रह गई। इस व्यवहारिक जगत में जिसे कभी गलती से समाज भी कहा जाता है, उस आग को पुराना भार जैसा कुछ माना जा रहा है। वह आग उसकी निज की है, लेकिन उसके कारण सामाजिक है अधिकतर। लेकिन अगर ऊपर कही हुई बात सच है तो सवाल यह है कि उसके काव्य में वह आग झलकती क्यों नहीं। प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। बुजुर्गों ने, सत्ताधारियों ने, समाज संचालकों ने, आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्गों ने समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रकट और अप्रकट, सूक्ष्म और स्थूल भ्रष्टाचार का विधान कर रखा है। इस भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। कभी वह कानून के रूप में भी प्रकट होता है, कभी कानून की आड़ में, गैर कानूनी रूप में। कानून या नियम तो आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए हैं। तो इस प्रकार के वातावरण में फिट होने के लिए हमारी समझदारी का यह तकाजा होता है कि किसी न किसी तरह शैतान से समझौता करके गधे को भी काका कहो। बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहाँ पानी भरते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। बड़े प्रगतिशील महानुभाव भी इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है, उसके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। और आप जानते हैं कि ख्याति प्राप्त यशोदीप्त प्रगतिशील महानुभाव भी मैं सबकी नहीं कह सकता, उन पर हंस पड़ते हैं या कभी कभी तुच्छ के प्रति दया के भाव से परिलुप्त हो उठते हैं। तो संक्षेप में, जो व्यक्ति फटे हाल और फटीचर है, उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं, चाहे वह कितना ही नैतिक क्यों न हो। तो ऐसी दयनीय शनिश्चरी दशा से बचने के लिए अगर हमारे नवयुवक चतुरता का प्रयोग करें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वे भी रावण के किसी दास के अनुदास के उपदास से अपना रिश्ता कायम रखने में लगे हुए हैं। और रावण के राज्य का एक मूल नियम यह है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। इसलिए हमारे बहुत से कवि और कथाकार मारे डर के उस वास्तव नहीं लिखते हैं जिसे ये भोग रहे हैं, क्योंकि ये उस वास्तव में को इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते हैं। अनुभूत वास्तव का आज जितना अनादर है उतना पहले कभी नहीं था। यह नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी है, बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ, अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियाँ और उपन्यास गढ़ना चाहता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है, क्योंकि वह ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गया है। और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। आज के साहित्यकार का आयुष्य क्रम क्या है? विद्यार्जन, डिग्री और इसी बीच साहित्यिक प्रयास, विवाह, घर, सोफा, एरिस्टोक्रेटिक लिविंग, महानों
से व्यक्तिगत संपर्क, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन, सरकारी पुरस्कार अथवा ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि और 40वें वर्ष के आसपास अमेरिका या रूस जाने की तैयारी, किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी से अनुवाद, किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या सरकार के यहाँ ऊंचे किस्म की नौकरी। अब मुझे बताइए कि यह वर्ग क्या तो यथार्थवाद प्रस्तुत करेगा और क्या आदर्शवाद। स्वामी विवेकानंद आज से कोई 100 वर्ष पहले यह घोषित कर चुके थे कि भारत के उच्चतर वर्ग नैतिक रूप से मृतक हो गए हैं। वे कहते हैं भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृतवश हो गए हैं। अगर उच्चतर वर्गों की यह हालत उस समय थी तो आज हम सिर्फ यह कहेंगे कि इस समय भारत के उच्चतर वर्ग दैहिक रूप से खूब प्रबल हो गए हैं और जहाँ तक नैतिकता का प्रश्न है वह न पहले कभी था न आज है। नैतिकता के स्थान पर आज सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार यह भी कहा था, मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा कर ली जाए, अगर और किसी बात के लिए नहीं तो केवल नवीनता के लिए ही क्यों न सही। ध्यान में रखिए ये बातें जो स्वामी विवेकानंद ने कहीं रूसी राज्य क्रांति के पहले कहीं गई हैं। मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों लिया? इसलिए कि अब मैं बुजुर्ग होने जा रहा हूँ और पीछे की ओर देखने का अभ्यास कर रहा हूँ। लेकिन यह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का उच्चतर वर्ग अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया है और वह इस समय साहित्य में ऐसे विचारों का प्रचार करना चाहता है जिसके द्वारा हमारे साहित्यिक व्यक्ति अनुभूत वास्तवों की पाशविकता और मानवीयता पर पर्दा डाल दें और वह जनता की ओर उन्मुख न हो। जनता के विरोध का एक उदाहरण लीजिए। हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। नई कविता की फॉर्म का सवाल नहीं है, सवाल है उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत हैं। गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी हैं। आज के युवक की बाह्य स्थिति और अंतः स्थिति का वर्णन करते हुए एक कवि कहता है कि अगर बाह्य जगत में काम करना पड़ा तो लामुहाला मुझे भीड़ बन जाना पड़ेगा, मैं जुलूस में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन भीड़ और जुलूस तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार हैं, अंतर्व्यक्तित्व के संहार का सूचक है। इसलिए मेरी मुक्ति नहीं कहीं भी नहीं है। एक पुराना प्रयोगवादी कवि भी भीड़ से घबराता है। भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वह उससे दूर हटना चाहता है, भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। निसंदेह ये दोनों कवि अपनी तरह से अपनी बात कहते हैं, मेरी तरह से नहीं, किंतु ऊपर मैंने उनकी दृष्टि के संबंध में लिखा है, ना कि उनकी विशिष्ट पंक्तियों के विशिष्ट आशय के संबंध में। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है, क्योंकि वह संगठित है। जहाँ संगठन है वहाँ एक प्रेरणा और एक उद्देश्य भी है। जहाँ एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहाँ एक स्फीत और सक्रिय चेतना है। देश विदेश के पिछले इतिहास में से हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किए हैं। हाँ, यह सही है कि इस संगठित जनता की प्रेरणा और उद्देश्य को देखकर ही यह निश्चित करना होगा कि यदि वह प्रेरणा और उद्देश्य उचित है तो वह संगठित एकत्रीकरण की सर्वथा उचित है, और यदि वह प्रेरणा और उद्देश्य गलत हैं तो वह संगठित एकत्रीकरण भी अनुचित है। किंतु हमारे कई नए कवियों को
उस एकत्रीकरण से ही डर लगता है जिसे जनता का सामूहिक दृश्य कह सकते हैं। उसे सामूहिकता से चिढ़ है। क्यों? इसलिए कि पश्चिमी विचार पत्र उसे वैसा ही सिखाते हैं। उसे सिखाया गया है कि सचेत निर्णीत विवेक परक संकल्प से शून्य होकर व्यक्ति अपने को समूह में विलीन कर देता है। इसलिए हे जागरूक सचेत महानुभाव, तुम अपने को समूह में विलीन मत करो। दूसरे शब्दों में जनता समूह है, वह अज्ञ है, अंधकारग्रस्त है, वह जल्दी ही भीड़ बन जाती है। उसका साथ मत दो। तुम सचेत व्यक्तित्वशाली प्राण केंद्र हो, उसमें अपने आप को विलीन मत करो। अपने अंतिम निष्कर्ष में यह विचारधारा अत्यंत प्रतिक्रियावादी है। वह जन के प्रति घृणा पर आधारित है और बुद्धिजीवियों को जनता से अलग करके रखने का एक उपाय है। यह विचारधारा अब तक भारत में नहीं थी, वह इस समय उपस्थित है। सब नए कवि जनता को घृणा नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस प्रतिक्रियावादी विचारधारा को अपनाते हैं। यह विचारधारा नई है। हमारे विश्वविद्यालयों के कुछ केंद्र हासग्रस्त साम्राज्यवादी देशों की विचारधाराओं को हिंदी में प्रचलित करते हैं। विचार प्रचार के कई तरीके हैं, जैसे गोष्ठी, परिसंवाद, लेखन, प्रकाशन इत्यादि। भारत के उच्चतर वर्गों के बहुत से कर्णधार ठेठ पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराओं को अपनाकर उनका प्रचार करते हैं। उन विचारधाराओं और दृष्टिबिंदुओं का प्रचार साहित्य में भी होता है। फर्क यह है कि यह विचारधारा अधिक सूक्ष्म, अधिक युक्ति युक्त होकर औचित्य और संगति का जामा पहनते हुए साहित्य में उपस्थित होती है। ऐसी विचारधाराएं जन भय और जन घृणा पर आधारित हैं। भारत के उच्चतर वर्ग पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों की अद्यतन राजनीति और सांस्कृतिक मनोवृत्तियों को आत्मसात करते हुए अपने सांस्कृतिक प्रभाव को विस्तृत करना चाहते हैं। छोटे या मझोले मध्य वर्ग के महत्वाकांक्षी लेखक पद और प्रतिष्ठा के लोभ में उन्हीं के दरवाजे जाते हैं। उन्हीं से सामंजस्य स्थापित करते हैं और जाने या अनजाने साहित्य में उन्हीं उच्चतर वर्गों की अद्यतन राजनीतिक सांस्कृतिक मनोवृत्तियों के, उन्हीं के प्रभावों और विचारों के, उन्हीं की दृष्टियों और भावों के संवाहक बन जाते हैं। यह एक वास्तविक जीवन तथ्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उनके दरवाजे जाकर उनकी कृपा से सभ्य जीवन की सुंदर साज सज्जा प्राप्त करके उन अपनों से घृणा और तिरस्कार करने लगते हैं कि जिनमें वे जन्मे थे। उन अपनों के जीवन की बदरंग सूरत उनमें उनके विरुद्ध एक तड़पती हुई प्रतिक्रिया पैदा कर देती है। उन अपनों से हटकर वे अपने स्वामियों या उच्च सत्ताधारियों या लाभदायक प्रभाव संपन्न व्यक्तियों की खुशामद करने में एक दूसरे की होड़ करने लगते हैं और इस होड़ के दौरान एक व्यक्ति या सत्ता के आसपास गुट या दल बन जाते हैं। चारित्रिक संकट उत्पन्न हो जाता है। साहित्यिक क्षेत्र में यह संकट एक प्रकार से व्यक्त होता है। मूल बात यह है कि यह संकट लाभ लोभ के फलस्वरूप और उस लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी से पैदा होता है। जब तक समाज पर धन का शासन रहेगा, तब तक यह चारित्रिक संकट अधिक से अधिक असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न करने के अतिरिक्त मानव मूल्यों की हानि के साथ ही लोभ लाभ से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देता जाएगा। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा तुच्छा और ओछा होता चला जाएगा। फलतः न केवल सामान्य जनता पर उसके दासों उपदासों द्वारा शोषण का बोझ बढ़ता जाएगा, वरन यह कि उन स्वामियों और दासों तथा उपदासों के चारित्रिक अधपतन से उत्पन्न
परिस्थिति भी सामान्य जनता के लिए अधिकाधिक भयावह और दुर्वह होती जाएंगी। ऐसे भयानक दृश्यों का विस्तार भारत में आज भी कम नहीं है। तो मैंने यह सब क्यों लिखा? इसलिए कि आज निर्धन को इस परिस्थिति में जीवन यापन करना पड़ रहा है और चारित्रिक अधपतन के मानसिक संकटों और आंतरिक ग्लानियों का अनुभव करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति से आप इस स्थिति को भी मिलाकर देखिए कि हिंदी क्षेत्र में कोई व्यापक संजीवकारी आंदोलन या हलचल नहीं है जो संभवतः अन्य भाषाभाषी प्रांतों में है। ऐसी स्थिति में तो जबकि बाह्य समाज में संजीवनकारी उत्प्रेरक आंदोलन या ऐसी संगठित शक्ति नहीं है, एक संवेदनशील मन जिसमें अब तक अवसरवादी कौशल और लाभ लोभ की समझदारी विकसित नहीं हुई है, केवल अपने को निस्सहाय अनुभव करता है। यदि वह कभी हुआ तो सहज मानवीय में आकांक्षाओं की पूर्ति के सामाजिक वातावरण के अभाव में उसके काव्यात्मक रंग अधिक श्यामल, अधिक बोझिल और अधिक आत्मग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने अपनी एक कविता में उन्हीं काजली रंगों का प्रयोग किया। अंतर केवल यह है कि इस श्यामलता के कार्य कारण संबंध भी वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अब कविता कोई निमन तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालत की जानकारी मिले, न वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह असंभव नहीं है कि कविता को अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्रों में प्रस्तुत किया जाए अथवा अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्र कुछ इस तरह आलोकित और दीप्तिमान हो उठते हैं कि छंद बन जाए, गतिमान हो जाए और एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो सके। पता नहीं क्यों और कैसे मैंने एक उठें कि छंद बन जाए, गतिमान हो जाए और एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो सके। पता नहीं क्यों और कैसे मैंने एक काव्य कथा लिख दी। निसंदेह उसमें कथा का केवल आभास है, नाटकीयता का केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है और उस काव्य के रंग सांवले हैं, बिल्कुल सांवले। भय, आतंक, अनिश्चय, जिज्ञासा, कुतूहल और समाधान, घबराहट और दुश्चिंता उसमें झलक उठती है। वह असल में एक एलिगरी है, एक रूपक है। वह रूपक क्या है? एक व्यक्ति है। उसे लगता है कि वह एक ऐसे अहाते में चला आया जहां पहुंचना प्रतिबंधित है। उस अहाते के भीतर एक बंगला है, पुराना धुराना। बंगला रहस्यमय है, वह सूना है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है, एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। कविता के अंत में बताया जाता है कि इस बंगले में सीढ़ियाँ जमीन के भीतर भीतर चलती हैं। वे कई देशों में जा निकली हैं। वे शहर के क्लॉक टावर में भी चुपचाप पहुंच गई हैं और मानव मस्तक के भीतर के सर्वोच्च स्थान पर भी। इस बंगले से सबने अपना अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है। इसी सामंजस्य स्थापना के फलस्वरूप सब लोग अंदर से टूट गए हैं। उनके दिल की कई फाकें हो गई हैं। इसी कारण से प्रतीत होता है कि यहाँ एक बानर सत्ता है, अर्थात एक नकारवाद है। संक्षेप में वह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है, जिससे सामंजस्य और संतुलन स्थापित करके लोगों ने अपने आप को
झुठला दिया है। बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी है और इस हत्याकांड से सब लोग परिचित होते हुए भी चुप हैं, क्योंकि वे उस बंगले की सत्ता से सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। गद्य में यह रूपक एक सिलसिले से सामने आता है, लेकिन कविता में यह सिलसिला टूट जाता है, उसी तरह जैसे स्वप्न के भीतर स्वप्न आते हों उलट पुलट होकर। कविता में मैंने इस उलट पुलट को निर्वाह करने का प्रयत्न किया है। सोचता हूँ कि अपनी इस प्रदीर्घ कविता को किसी कहानी का रूप दे दूँ। संभव है कहानी की कोई मासिक पत्रिका मुझे कम से कम 15-20 रुपए दे दे। इससे मैं अपने मित्रों के सामने यह सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूँ और रुपए कमा सकता हूँ। कुंजी लिखने का काम मैं 4 दिन के बाद करूँगा। क्यों, ठीक है ना?